you still scared of COVID-19 और fully prepared for the third wave? और साथ ही इस अनचाहे मेहमान जो हमें धोखा दे रहे हैं लगातार, कभी टाइफाइड के रूप में, कभी वायरल फीवर के रूप में, तो कैसे हम जान पाएंगे कि ये कोई आम बुखार है या कोरोना का अटैक? इसके लिए आज हम आए हैं डॉक्टर नदीम सर के पास। नमस्कार, मैं आपका अजीत और आप देख रहे हैं सिल्वर लाइनिंग। आइए चलें डॉक्टर नदीम सर के पास। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सिल्वर लाइनिंग में। थैंक यू सर, अभी जो कोरोना का आतंक इससे पहले गुजरा और अभी हम ये थर्ड वेव को लेकर थोड़े से डरे हुए हैं, तो क्या अगर हम इस थर्ड वेव को लेकर थोड़े आशावान अगर हो रहे हैं कि वो आएगी, तो कब तक आएगी इंडिया में, और क्या विदेशों में अभी तक ये थर्ड या फोर्थ वेव तक जा चुका है? बेसिकली थर्ड वेव या फोर्थ वेव, हम कुछ भी इसको नाम दे लें, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में कि केसेस ज़ीरो पहुंच गए हों जी। और अगर ज़ीरो नहीं पहुंचा है तो इसका मतलब वो वेव ख़त्म ही नहीं हुआ था। खत्म ही नहीं हुआ जी, बिल्कुल। अब ये सारे स्पेकुलेशंस हैं कि थर्ड वेव आएगा। हाँ, जब ये बोलते हैं पीक आएगा, वी कैन से फिर से पीक आएगा, उसको कह सकते हैं कि सेकंड पीक है, थर्ड पीक है। वही हो रहा है, अभी हमारे साथ यही हो रहा है कि पूरे नॉर्मल हो नहीं पाते हैं कि फिर से केसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और उसके पीछे कहीं ना कहीं हम सब लोग जिम्मेदार हैं जी। ये कैसे? उसमें गवर्नमेंट भी है और गवर्नमेंट से ज़्यादा हम लोग खुद हैं जी। गवर्नमेंट आपको घर में बंद नहीं कर सकती। फर्स्ट लॉकडाउन में सबने हालात देख लिए जी जी जी। बिजनेसमैन कहता है बिजनेस बंद है, शॉपकीपर कहता है शॉप बंद है, खाएंगे कहाँ से, कमाएंगे नहीं तो। बट आप देखिए कि हमारी क्या जिम्मेदारियाँ बनती हैं जी। पहले लोग वैक्सीनेशन को लेकर इतने डरे हुए थे कि नहीं कराना, और आज भी बहुत सारे लोग अब हम बहुत ज़्यादा वैक्सीनेट कर रहे हैं, लोगों को हो रहे हैं वैक्सीनेशन ने थोड़ा सा पेस पकड़ा है, अब ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ समुदाय में, कुछ जगह पर या गाँवों में, डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों को अभी भी डर है कि नहीं यार ये वैक्सीन पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा। और ऑप्शन क्या है हमारे पास जी? वैक्सीन के अलावा अभी तो कुछ नहीं है ना जी। कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट हमारे पास है नहीं कि जिसको कोविड, दुखते को तिनके का सहारा। एग्जैक्टली वही अभी सिचुएशन है हमारी, और हमारी नहीं पूरे वर्ल्ड की। जी। कोई एक पर्टिकुलर दवाई हमारे पास है नहीं कि जो भाई बुखार की क्रोसिन है खा लिया तो उतर गया, कि ये कोरोना की दवाई है खा लिया तो ठीक हो गया। जी। ऐसा सच कुछ नहीं है, जितने भी हैं सब हिट एंड ट्रायल हैं। ये दे दो तो ये अच्छा करेगा, ये दे दो तो ये अच्छा करेगा, आईसीयू वाला पेशेंट है तो इंजेक्शन दे दो, ओरल टैबलेट्स दे दो। सिर्फ सपोर्टिव मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, जो बच रहे हैं रात दिन एक करके हेल्थ केयर वर्कर्स अपनी मेहनत लगा रहे हैं। उसके बावजूद भी लोगों को क्या मिलता है? या तो हेल्थ केयर वर्कर्स को बदनामी मिलती है कि उन्होंने लूट लिया, उन्होंने ऐसा कर लिया, उन्होंने वैसा कर लिया, इतना पैसा लगा तब भी नहीं बचा हमारा मरीज। जी, मतलब आप लोग के लिए एक सिचुएशन है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, जबकि इस बार थर्ड वेव छोड़िए, सेकेंड वेव, फर्स्ट वेव अगर आप देखें बहुत डेडली था जी। सेकेंड वेव बहुत डेडली था। वी हैव सीन नंबर ऑफ पेशेंट जो सिर्फ इसलिए एक्सपायर हो गए कि उनके पास ना पैसा था प्राइवेट अस्पताल जाने के लिए। कुछ लोग ऐसे जिनके पास पैसा भी था तो बेड नहीं था। बेड नहीं थी जी। बताइए किसका फेलियर है इसमें? मेरे पास भी लगातार कॉल्स आ रहे थे, आप लोगों के संपर्क में था मैं कई लोगों से, लगातार कॉल आ रहे थे भैया कहीं बेड दिलवा दो। पर आप कितने लोगों को बेड दिलवा सकते हो? कैपेसिटी होती है। डॉक्टर साहब लास्ट में कह दिया अपनी कैपेसिटी से डबल पे काम कर रहे थे सारे हॉस्पिटल्स। उन्होंने कॉरिडोर तक में बेड डाल दिए थे, जो उनके खाली एरिया पड़े थे उसमें बेड डाल दिए थे, मगर उसके बाद भी हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। हमारा क्या, देखिए इस वेव में, या हम ये कहें कि जब ये इस बारी महामारी फैली
उस वक्त पर पूरे वर्ल्ड का यही हाल था। हम तो फिर भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अब डेवलप्ड कंट्रीज़ के हालात देख लो, वहाँ पर बेड अवेलेबल नहीं थे लोगों को, लोग सड़कों पर मर रहे थे। अभी टीकाकरण की हम लोगों ने जो बात करी है सर, आपने खुद कहा कि बहुत से लोगों में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, तो मैं चाहूँगा एक बार स्पेशल डॉक्टर नदीम सर सलाह दें हमारे दर्शकों को कि आप टीका जरूर कराएं। देखिए, मैं खुद ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे पास वैक्सीनेशन के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। घर में हम टिक नहीं सकते, सबको बाहर जाना है, मार्केट जाना है, काम पर जाना है, हमें सोशल गैदरिंग्स भी अटेंड करनी है, रिश्तेदारों के घर भी जाना है, मगर टीका नहीं लगवाना है। क्यों नहीं लगवाना है भाई? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। फर्स्ट वेव के बाद जितने लोगों ने भी टीका लगवाया था, अगर उनको कोविड हुआ भी है तो वो डेडली नहीं था, वो लोग घर में रहकर ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में पहले से कोविड की एंटीबॉडीज़ थी, क्योंकि उन्होंने टीका लगवा रखा था। जिन लोगों ने दोनों डोज लिए थे वो बहुत आसानी से इस दूसरी लहर के पार निकल गए। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस ऐसे हुए होंगे कि शायद ही कोई ऐसा रहा कि जिसने दोनों टीके भी लिए थे, उसके बाद भी बेचारा बदकिस्मती से नहीं बच सका। मगर ऐसे रेयर केसेस हर चीज़ में, हर केस में, हर बीमारी में हो सकते हैं। तो मेरी सभी लोगों से ये विनती है कि प्लीज़ 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 जहाँ भी पॉसिबल है, जैसे भी पॉसिबल है, टीका ज़रूर लगवाएं। कम से कम एंटीबॉडीज़ तो रहेंगी बॉडी में हमारे। फिर से अगर मान लेते हैं कि तीसरी लहर आती है, तो जितने लोगों को टीका हो चुका होगा वो सेफ़ रहेंगे। कम से कम वो लहर इतनी डेडली नहीं होगी। हमारे इतने जानकारों को, हमारे इतने करीबियों को, मित्रों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को शायद अपने साथ नहीं लेकर जाएगी। आप अगर हमारी नहीं सुन रहे थे तो कम से कम डॉक्टर नदीम सर की बात मानिए और टीकाकरण जरूर करवाएं। साथ ही साथ टीका की बात हो ही रही है तो एक नेजल वैक्सीन, ये क्या होता है सर, ये कैसे कार्य करता है? सर, नेजल वैक्सीन अभी तक तो कोई ऐसा अप्रूव हुआ नहीं है। नेजल वैक्सीनेशन हमारे यहाँ मतलब लाइक बॉडी में किसी भी दवाई को देने के कई सारे तरीके हैं जी। एक होता है टैबलेट खाया हमने, पेट में गया, फिर वो हमारे सिस्टम में गया। दूसरा होता है इंजेक्शन लगाया, एक लगाते हैं हम मांस में इंजेक्शन लगाते हैं, दूसरा होता है डायरेक्ट नस में देते हैं। मांस से जल्दी इफेक्ट नस वाला करता है, डायरेक्ट ब्लड में मिलता है जी। कुछ दवाइयों में कुछ रिसर्च अभी ऐसी चल रही हैं जो देखते हैं कुछ मेडिसिन हम नेज़ल रूट से दे सकते हैं। यहाँ का जो म्यूकोसा होता है वहाँ पे जब दवाई जाती है तो उसका एब्जॉर्प्शन इंजेक्शन के जितना देखा गया है जी। तो नेज़ल रूट ये होता है जैसे हम आपने देखा होगा ओट्रेविन लेते हैं, लेते ही नाक खुल जाती है। हाँ जी। नाक में ड्रॉप डाली, नाक खुल गई, बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। सेम कि वो एब्जॉर्प्शन वहाँ से फास्ट हुआ उस दवाई का, इसलिए ऐसे ही नेज़ल वैक्सीन की जो बात चल रही है वो यही होगा कि आपको वो सुई का दर्द नहीं लेना है, जस्ट एक ऐसे नाक में सलाइन स्प्रे या नेज़ल स्प्रे की तरह वो डालेंगे, नाक से एब्जॉर्ब हो जाएगी, सिस्टम में जाएगी, एंटीबॉडीज डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। तो सर अब ये बात भी कर लें साथ ही साथ कि सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव में कहा गया था कि एक वेव था जो यंग ब्लड को हिट किया, दूसरा वेव था जो ओल्ड एज को हिट किया, और तीसरा में अनुमान लगाया जा रहा है, या मैं जितने लोगों संपर्क में हूँ वो लगातार ये क्वेश्चंस पूछने को कह रहे हैं मेरे से कि क्या ये बच्चों पे ज़्यादा असर डालेगा? देखिए, इसके पीछे मैं यही कहूँगा कि अब ये जो बात निकल कर आ रही है, जो लोग कह रहे हैं कि इस बारी जो टारगेट करेगा वो बच्चों को करेगा जी। वो जो मेरा ख्याल है वो शायद इसलिए क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि तब तक मैक्सिमम एडल्ट पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेट कर देंगे। जी हाँ सर, बिल्कुल। ये आंकड़ा ये भी बोलता है, एक आंकड़ा ये कहता है ना कि हमारा टारगेट है दिसंबर तक हम सारे हिंदुस्तान को वैक्सीनेट कर देंगे जी। चलिए, सबको नहीं भी कर पाए, अगर हमने 70% वैक्सीनेशन भी अचीव कर लिया तो बचा कौन? बच्चे ही तो बचे, और जिनके लिए वैक्सीन शायद अभी अप्रूव नहीं है जी। तो बच्चे बच गए क्योंकि वो वैक्सीनेटेड नहीं है जी जी। मगर ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वेव में और सेकंड वेव में बच्चों को नहीं हुआ, सबको हुआ है। हमने खुद ने देखा है, एक एक परिवार में पूरे मतलब दादा दादी, मम्मी पापा, बच्चे, सब लोग पॉजिटिव आए हैं। जी हाँ, मैंने भी खुद ये संपर्क किया था लोगों से। तो ये स्पेकुलेशन बस इसीलिए है कि भाई वैक्सीनेशन से बच्चे रह जाएंगे तो ज़्यादातर वही पॉजिटिव आएंगे जी, क्योंकि उन्हें वैक्सीनेशन होगा ही नहीं। अब सीधे जो मेन मुद्दे की बात थी सर, कि अभी मानसून का समय चल रहा है, वायरल फ्लू लगातार हो रहे हैं लोगों को, और वहाँ पे डर है कहीं ना कहीं कि कोविड का अटैक आ जाए, लोग इस स्टिग्मा में रहें कि मेरे को वायरल फीवर है और फिर वो कोरोना के लिए मारे जाए। देखिए, अभी वायरल फीवर, हाँ अभी मानसून में हर साल आता है वायरल फीवर, और हालांकि कोविड भी एक वायरल फीवर की तरह ही, इट इज़ ऑल्सो ए वायरल फीवर, वो वायरल फीवर ही है। बस हमें डिफरेंशिएट, पैनिक नहीं करना है लोग। हालांकि मुझे लगता है अब कोई पैनिक नहीं कर रहा है, सब बड़े निश्चिंत हो गए हैं कि अब हम सब लोग सुपरमैन हो गए हैं जी जी, है ना। सबको लगता है मैंने टीका ले लिया तो अब मुझे कुछ नहीं होगा,
अब तो गया, जो होना था, जो बुरा काल था वो बीत गया। मगर फिर भी थोड़ा ये है कि वायरल फीवर में क्या होता है, वायरल फीवर नॉर्मल सर्दी खांसी ज़ुकाम फीवर होगा तो बहुत हाई ग्रेड नहीं होगा, नॉर्मल वायरल ऐसे ही निकलता है, चला जाता है। उसमें टेस्ट, स्मेल, ये सब चीज़ें नहीं जाती हैं, जैसा कि हमने देखा था कोरोना में लोगों को ऐसा हुआ था, आभास हुआ था। एक और चीज़ है, वायरल फीवर में सारा दिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बस मैं लेटा रहा हूँ, इतनी कमज़ोरी है कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, शरीर उठा नहीं पा रहा हूँ। सिंपल वायरल में इतना होता है, थोड़ा बहुत मलेज होता है, हल्का मुल्का बॉडी भारी लगेगा, सर भारी लगेगा, बट कोविड में वही सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं जी। तो स्मेल नहीं आ रही है, टेस्ट नहीं आ रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, आपको एक आभास हो रहा है। ये मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितने भी मरीज़ हमारे पास पॉजिटिव आए उनका एक स्टेटमेंट मैक्सिमम मरीज़ों का था, डॉक्टर साहब ऐसी तबीयत मेरी लाइफ में कभी ख़राब नहीं हुई। जी जी। तो ये पहला एहसास था जी हाँ की। तो अपने आप में एक साइन ये हो सकता है कि जैसे कि तबीयत कभी ख़राब नहीं हुई, और अगर ऐसी तबीयत ख़राब हो रही है तो इट मीन्स ये कुछ अलग है, कुछ नया है शरीर के लिए, तो हो सकता है कोविड हो। तो अगर आपको कुछ अलग एहसास हो बीमारी में भी तो आपको आना चाहिए डॉक्टर साहब के पास और चेकअप करवाना चाहिए, कहीं आप कोविड पॉजिटिव तो नहीं हैं। चलिए एक बीमारी पे और चर्चा कर लेते हैं सर, कि जैसा मानसून में लगातार ये देखा जाता है, मैं सीधे टॉपिक चेंज ही करता हूँ, मानसून में ये देखा जाता है कि रैशेस हो जाते हैं स्किन पे। स्किन रैशेस, देखिए मानसून क्या होता है, मॉइस्चर वाला कंडीशन ज़्यादा होता है जी। मॉइस्चर में कहीं पे भी आपने देखा होगा, जिनको ज़्यादा पसीने आते हैं उनको भी रैशेस की परेशानी रहती है, या उनको फंगल इन्फेक्शन की परेशानी रहती है मॉइस्चर की वजह से। और मौसम में बारिश में भीग गए, आप घर तो नहीं जा पाए, वही गीले कपड़े पहनकर घूमते रहे आप जी जी, अपने आप वो सूख गए, हालांकि शाम तक वो कपड़े, मगर कहीं ना कहीं वो नुकसान आपके बॉडी को पहुंचा चुके हैं। तो उसमें तरीका यही है, कभी भी आप अगर गीले हो जाते हैं या ज़्यादा नमी है जिन एरियाज़ में, वहाँ को अच्छे से ड्राई करें, क्लीन करें अपनी बॉडी को। दिन में अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गई है तो गीले कपड़े पहन के बहुत ज़्यादा देर तक ना रहें, चेंज कर लें अपनी बॉडी को। चलिए नहा नहीं सकते हैं तो कम से कम टॉवल से पोंछ लें, पूरा शरीर सुखा लें, पंखे के नीचे खड़े हो जाएं ताकि पूरा अच्छे से शरीर ड्राई हो जाए। रैशेस की ये कॉमन प्रॉब्लम है, थोड़े मोड़े बस इसी वजह से होते हैं। फंगल है एक, हाँ, जो मॉइस्चर की वजह से ग्रो करता है। फंगल अगर इन्फेक्शन शुरू हुआ तो वो टाइम लेता है कई बार ठीक होने के लिए, उसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। लोग सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं कि केमिस्ट से खरीद लिया कोई दवाई, कॉकटेल वाला, वो कोई स्टेरॉइड वाला दवाई दे देते हैं। शुरू में कुछ अच्छा लगता है मगर बाद में वो और ज़्यादा भयंकर रूप ले लेता है जी। इसमें और क्या क्या स्किन डिजीज हो सकते हैं सर इस दौरान? मानसून सीजन में फूड इन्फेक्शंस बहुत होते हैं लोगों को जी, गैस्ट्रो लूज मोशन, डायरिया, जॉन्डिस बहुत होता है लोगों को, क्योंकि इस मौसम में पानी भी जल्दी कंटामिनेट हो सकता है, खाना भी जल्दी ख़राब हो सकता है। हम जो बाहर चीज़ें खाते हैं ओपन में रखी हैं, बहुत प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कोई नहीं करता है। हमारे इंडियन स्ट्रीट फूड जितने भी हैं जी, वो खा कर लोग बीमार पड़ते हैं। तो आप इतने सालों से फिजिशियन देख रहे हैं लोगों को, तो आपको ऐसा नहीं लगता कुछ लाइफ स्टाइल की वजह से एक बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है? तो आप ऐसी कोई बीमारी का प्रॉपर नाम ले सकते हैं कि मुझे ये लग रहा है कि अगर लाइफ स्टाइल डिसीजेज बिल्कुल ही अलग हैं। जो लाइफ स्टाइल डिसीजेज की अगर हम बात करें तो सारे क्रॉनिक डिसीजेज हैं। आपने देखा होगा जैसे कि डायबिटीज़ है जी, डायबिटीज़ अब लाइफ स्टाइल डिसीज़ है जी, बहुत यंग पॉपुलेशन को पकड़ रहा है जी। क्यों? क्योंकि हम सारा दिन या तो लैपटॉप पे बैठ के काम करते हैं, ऑफिस में चेयर पे बैठे हैं सारा दिन, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो है हमारी। खाना हम स्विगी कर लेते हैं, बर्गर खाने का मन है बर्गर मंगा लिया, पिज़्ज़ा खाने का मन है पिज़्ज़ा मंगा लिया, कुछ भी हमने ऑर्डर करा, भरपेट खाया, फिर बैठ के वहीं काम करते रहे। वेट गेन हो रहा है, एक विशियस साइकिल है, उल्टा सीधा खाया, बैठे रहे, वेट गेन हुआ तो और मेटाबॉलिक डिसीजेज शुरू हो गए जी। डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, आपने देखा होगा बहुत यंग लोगों को हार्ट अटैक हो गया जी जी। क्यों? हम फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते हैं, खाते सब कुछ है, हम हर उल्टी सीधी चीज़ खाते हैं। मैं यहाँ पे आपसे एक बात करना चाहूँगा सर, अभी एक सेलिब्रिटी की मौत हुई, अगर आपने सिद्धार्थ शुक्ला, तो उन्हें तो फिटनेस का मतलब, देखिए उनके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आई कैन नॉट से टू ए पर्टिकुलर पर्सन, मैं नहीं कहूँगा कि अकेला सिद्धार्थ शुक्ला ही ऐसा था। आप देखेंगे जितनी भी ग्लैमर वाली दुनिया है, इनको वर्क प्रेशर इनको भी है। हमें लगता है सब कुछ बहुत सुहाना है, बहुत अच्छा है, फिर देखो उसकी लाइफ देखो कितनी अच्छी है, कैमरे पे सारे सेलिब्रिटी कितने खुश नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस है। फिर इन लोगों का लाइफस्टाइल, ना सोने का टाइम अच्छा है, ना खाने का टाइम अच्छा है, ना जागने का टाइम अच्छा है। फिजिकल एक्टिविटी वो करते हैं, नो डाउट वो करते हैं, मगर अपने रोल की डिमांड है वो उनकी,
अपने आप को फिजिकली फिट दिखेंगे वो, तभी लोग उनको पूछेंगे। बट कहीं ना कहीं उनके जो बैक ऑफ द माइंड जो स्ट्रेस हैं, या फिर अल्कोहलिज्म है उनके अंदर, अल्कोहलिज्म बहुत प्रेवलेंट है, अल्कोहल खूब लेते हैं वो लोग। सम सेलिब्रिटीज इनटू ड्रग्स आल्सो। जी, अब ऐसे किसी का नाम पर्टिकुलरली करने की ज़रूरत नहीं है, मगर हमें भी नहीं पता कौन लेता है कौन नहीं लेता है, मगर वो उनकी ग्लैमर वाली दुनिया है, सब कुछ चलता है। जी। तो एक सडन डेथ हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। या तो पूरी पर्टिकुलर हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, किसी भी पेशेंट की जो भी एक्सपायर हुआ है वो यंग था या ओल्ड था, कॉज ऑफ डेथ हम बता सकते हैं। नहीं, देखिए मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि बहुत से आलसी लोगों का एक मिल गया है बहाना कि देखो फिटनेस तो था, हार्ट अटैक हो गया, हम क्यों। फिटनेस वो हमें देखने में फिट लग रहा था ना जी। आप पर्सनली उसे नहीं जानते थे ना, आप कितनी बार उससे मिले थे, आप उनसे पूछिए कितना जानते थे आप उसके बारे में। जितना टीवी पे दिखाया बस उतना ही जानते थे ना जी। अब यूं तो लोग ये भी बहस करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा वो रिश्तेदार तो बीड़ी भी नहीं पीता था, उसको कैंसर कैसे हो गया। जी हाँ सर। अब यूं तो रोड पे 1 लाख गाड़ियां रोज रोड पर है, मगर एक्सीडेंट किसी एक का ही होता है, 2 का होता है, 4 का होता है। जी जी। तो ऐसा तो नहीं है हर बारी गलती उसी की नहीं होती जिसका एक्सीडेंट होता है, कभी सामने वाले की भी गलती होती है। जी सर। एक कॉमन और सर लाइफ स्टाइल से जुड़ा यूरिक एसिड को लेकर, ये काफ़ी ज़्यादा हमारे यंग जनरेशन को पकड़ रहा है और फिर भी लोग जिम में हाई प्रोटीन डाइट पे जा रहे हैं। हाँ जी। तो ये थोड़ा सा मेरे को देखिए ये मेटाबॉलिक एरर है, लोगों को कुछ नहीं पता। आपने देखा होगा जितने भी लड़के जिम जा रहे हैं, हर किसी को एक शौक है कि मैं 6 महीने के अंदर ऐसी बॉडी बना लूँ, मुझे 6 पैक एब्स निकालने हैं, 6 महीने में निकालने हैं। जी जी। ठीक है। अब कोई भी चीज़ इतनी जल्दी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए उल्टे सीधे काम आपको करने पड़ेंगे। अब उल्टे सीधे काम आप करेंगे, आप ज़्यादा प्रोटीन भी लेंगे, उतनी बॉडी आपकी मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही है। लोग एक और चीज़ होती है क्रेटिनिन लेना शुरू करते हैं लोग। जी। जिम में बहुत कॉमन है ये क्रेटिनिन कि जल्दी से बिल्डअप हो जाएगा, मास बिल्डअप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लोग पर्टिकुलरली करते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं लोग। ये सब चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर बॉडी सिस्टम को ख़राब कर रही है। बहुत हैवी प्रोटीन्स, क्रेटिनिन आपके किडनीज़ को ख़राब कर रहे हैं, किडनीज़ का मेटाबॉलिज्म ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड तो बहुत एक कॉमनेस्ट सा साइन है कि आपका मेटाबॉलिक एरर होना शुरू हो गया है। जी। तो क्या ये यूरिक एसिड ही आगे गठिया का रूप ले लेता है? दिस इज कॉल्ड गठिया, गाउट बोलते हैं हम उसको यूरिक एसिड। पुराने ज़माने में लोग छोटी गठिया और बड़ी गठिया बोलते थे। बड़ी गठिया लोग बोलते थे रेमेटॉइड आर्थराइटिस को, जिसमें हमारे शरीर के सारे छोटे जोड़ इन्वॉल्व होते थे, उसके बाद बड़े जोड़। गाउट, जिसका हम यूरिक एसिड की अगर हम बात करें, इसमें होता है ये शुरुआत किसी एक पर्टिकुलर स्मॉल जॉइंट से शुरू होता है। जी। कॉमनेस्ट हमारे पैर के अंगूठे से या हाथ की उंगली से, ऐसी किसी एक जगह से छोटा सा शुरू होगा, वहीं पे शुरू होगा। अगर हमने ट्रीटमेंट दे दिया तो ठीक हो जाता है। तो सर यूरिक एसिड को रोकने के लिए, यानी उससे बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए रोगी को? अगर किसी को हो गया है यूरिक एसिड कंटिन्यूसली हाई हो रहा है, बहुत हाई नहीं है, थोड़ा सा अगर बॉर्डर लाइन हाई है, तो सबसे ज़रूरी मैं कहूँगा फिजिकली एक्टिव होना ज़रूरी है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को अच्छे से एक्टिव रखने के लिए। जी, जी। दूसरी चीज़, जो जितने भी हैवी प्रोटीन्स हैं, कुछ लाइक रेड मीट है और भी अदर हैवी प्रोटीन्स हैं, अगर वो हम कम लेंगे तो उनका यूरिक एसिड ऐसे ही कम हो सकता है। नहीं, मैं एक्चुअली जब मैं रिसर्च कर रहा था इस बारे में तो कुछ लोगों से मैंने पूछा भी कि अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मेरे को दें। उन्होंने कहा कि मेरे को यूरिक एसिड है और मैं जिम में हाई प्रोटीन डाइट पे भी हूँ। नहीं तो उनको कहिए कि भाई देखिए 2 ही चीज़ हो सकती है, तो यूरिक एसिड संभाल लो या हाई प्रोटीन डाइट संभाल लो। जी सर, या तो 6 पैक देख लो या हेल्थ देख लो। देखिए मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है 10-11 साल का, इन 10-11 सालों में मैं अपने ही इलाके की अगर बात करूं, जी। बहुत ही यंग बच्चे ही कहूँगा, मुझसे तो 10-15 साल छोटे ही हैं वो, जी 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 सर, बिल्कुल। जिम के चक्कर में बर्बाद हुए। कुछ ऐसे भी केसेस हैं बेचारे जो एक्सपायर तक हो गए जिम के चलते। जी। किडनी फेलियर हो गया उनको और वो एक्सपायर हो गए। इस बारे में चाहूँगा दर्शकों का कुछ विशेष सलाह है, क्या है? हेल्थ फ्रीक होना बहुत अच्छी बात है, आप एक्सरसाइज करें फिटनेस के लिए। मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ सभी लोगों से, हम जितने भी लोग हैं, आप हैं, हम हैं, या जितने भी कोई भी ऑडियंस जो मुझे देख रहे हैं, जिनको देख के हम इंस्पायर होते हैं, उनका प्रोफेशन है बॉडी बिल्डिंग। अब जिस तरीके से सारे ही लोग डॉक्टर नहीं हो सकते, सारे ही लोग लॉयर नहीं हो सकते, आप अपना केस खुद नहीं लड़ सकते, आप सारे इलाज अपने खुद नहीं कर सकते, ऐसे ही हर बंदा जिम ट्रेनर नहीं हो सकता, आपका प्रोफेशन फिजिकल ये जिम वाला नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए आपको ऑफिस जाना है, ऑफिस का स्ट्रेस है, उसके बाद आपको बॉडी बनाने का शौक़ है, आप करें। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर आप नेचुरल तरीके से बॉडी बनाएंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा मगर बन जाएगी, ऐसा नहीं है।
कि आपकी बॉडी नहीं बनेगी। फिटनेस के लिए आप जाते रहें रेगुलरली, एक ना एक दिन बॉडी में शेप आना शुरू हो जाएगा अगर बहुत एथिकली, बहुत रेगुलरली आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं। मगर एक होड़ है, सारे ही यंगस्टर्स में होड़ है कि नहीं मुझे तो बहुत जल्दी से अच्छा देखना है, मुझे बहुत जल्दी बॉडी बनानी है, और उनके चलते हम ये उन उल्टी सीधी चीज़ों में पड़ जाते हैं कि ठीक है आप ये ले लो तो जल्दी हो जाएगा, ये प्रोटीन खा लो, वो इंजेक्शन ले लो, स्टेरॉइड ले लो, एना ले लो, बोला आई डोंट नो क्या क्या लोग करते हैं जिम में जाकर। बहुत सारे मेरे यंग पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो इन्हीं चक्करों में बेचारे बर्बाद हो गए, किडनी फेलियर में गए, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। उसका कोई फिर रिवर्स नहीं है। एक बारी किडनी फेलियर में आप गए तो आपकी कभी किडनी रिवर्स नहीं हो सकती, और पैसों का बर्डन है, फिर घर वाले परेशान, आप परेशान, आपकी लाइफ बिल्कुल ख़राब हो गई है। फिर ऑप्शन बचता है कि डायलिसिस के बाद किडनी ट्रांसप्लांट। अगर किडनी नहीं मिली तो फिर अनटिल जब तक डायलिसिस पे आप चल रहे हैं ठीक है, उसके बाद तो फिर आपको सबको पता है कि अंत क्या होगा किडनी फेलियर है। तो सर की आप सलाह माने, फिटनेस फ्रीक होना गलत बात नहीं है, पर आपको थोड़ा सा वक्त देना होगा। आप हड़बड़ी में ना रहें, 1 साल 2 साल अच्छे से मेहनत करें, अच्छी डाइट लें और आप अपनी बॉडी को सेफ दे सकते हैं। चलिए अब एक मैं और बीमारी पर चर्चा करता हूँ सर, कि किडनी से मैं थोड़ा सा ऊपर हार्ट पे आता हूँ। लगभग मैं भी रिसर्च पढ़ रहा था, मैं उस रिसर्च का नाम नहीं जान पा रहा, लेकिन उसमें ये बताया गया कि इंडिया में 55% यंग जनरेशन जो है वो हार्ट डिजीज की तरफ बढ़ रही है। तो इसके क्या कारण है? देखिए हार्ट डिसीज़ जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी कि लाइफस्टाइल डिसीजेस, जी हार्ट डिसीज़ लाइफस्टाइल डिसीज़ है जी। कुछ हार्ट डिसीज़ होते हैं जो कंजेनाइटल हैं या फिर बचपन से लग जाते हैं, रोमेटिक हार्ट डिसीज़ है, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ है। उनके अलावा जैसे हम हार्ट अटैक की बात करते हैं, ब्लॉकेजेस हो गई जी, उसकी 3 नस ब्लॉक हो गई, आपने सुना होगा बहुत कॉमनली, उनको स्टेंट डालना पड़ा या बाईपास सर्जरी करना पड़ा। तो दिस इज़ लाइफस्टाइल डिसीज़, क्योंकि हम लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है। हम सॉरी टू से हम सारे ही इंडियंस बहुत आलसी हैं। मैक्सिमम लोग हम घर में बैठ के फिट होना चाहते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप थोड़े दिन डाइट कर लेते हो, वज़न घटा लेते हो, वापस फिर वहीं आ जाते हो। आप जितने भी ये चीज़ें खाते हैं, जितना फास्ट फूड है वो जितना फास्ट फूड फास्ट है उतना ही तेज़ी से आपको बीमारी की तरफ भी ले जाता है वो। जी जी, बिल्कुल सही टर्म आपने यूज किया। अगर आप फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो बीमारी ही की तरफ जा रहे हैं आप। बीमारी की तरफ जा रहे हैं। बीमारी से सर तो बचा लेंगे पर बॉडी आपकी खराब होती जाएगी। चलिए अब तीसरे सवाल की ओर जाते हैं। मैं एक कॉमन प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर हमारी यंग जनरेशन, खासकर आज मैं यंग जनरेशन को लेकर ही बात कर रहा हूँ, अगर वो किसी बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं तो होता क्या है कि जब आप यंग ब्लड में होते हो तो चीज़ें समझ में नहीं आती और आप उससे सॉर्ट आउट करके आगे निकल जाते हो और वो फिर लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत करती है। तो उस वक्त लोगों को क्या करना चाहिए? इससे पहले कुछ साइनिंग हो या हार्ट में दर्द हो या कहीं कुछ और पेन हो तो उस वक्त क्या तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए या बस उसे ऐवी छोड़ देना चाहिए? देखिए बिल्कुल, इसके लिए मैं यही कहूँगा कि जैसा हम सभी देख रहे हैं कि यंग जनरेशन्स में भी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो जाती हैं, तो किसी भी छोटे से छोटे सिम्टम्स को हल्के में नहीं लेना है। सबसे जो कॉमनेस्ट प्रैक्टिस मैंने देखा है, लोग क्या करते हैं, कहीं पर भी गए, किसी केमिस्ट पे गए कि भैया सर दर्द की गोली दे दो, बदन दर्द की गोली दे दो। 1 दिन खाया, 2 दिन खाया, आराम हो गया, ठीक है, नहीं लगा तो फिर कुछ और गोली बदल के खा लिया, फिर उसके पास गए। सेल्फ मेडिकेशन सबसे ख़राब चीज़ है जी। आप चलिए थोड़ा मोड़ा है, आज ज़्यादा थक गए थे, गोली खाया, दर्द का ठीक हो गया, अगले दिन ठीक हो गया, तो आपको लगा कि यार मैं तो केमिस्ट की दवाई से ठीक हो जाता हूँ जी। मगर हर बारी ऐसा नहीं होगा। केमिस्ट का काम दवाइयों के बारे में जानना है, बीमारियों के बारे में जानना नहीं है। उसको बीमारियों के बारे में नहीं पता है। कुछ केमिस्ट प्रैक्टिस करते हैं, वो बस यही देख के कि आसपास डॉक्टर क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हीं को कॉपी पेस्ट करके वो थोड़ा थोड़ा लोगों को दवाइयाँ बांटना शुरू कर देते हैं। जी। मगर हेल्थ आपकी है, हेल्थ ख़राब होगी तो केमिस्ट वाले की नहीं ख़राब होगी, आपकी ख़राब होगी। वो तो सीधे से कह देगा कि भैया मैंने तो नहीं कहा था कि आप मेरे पास आओ दवाई लेने के लिए। जी। तो कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ अगर आपको लगता है कि मैं बीमार हूँ तो ज़रूर एक क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर के पास आप जाएं। जी। साथ ही मैंने जब ये रिसर्च करना शुरू किया था आपके आने से पहले, तो मैंने देखा कि इंडिया में जो है एंटीबायोटिक्स अब ज़्यादा पावर का लग रहा है पहले की तुलना में। तो इसके क्या कारण? इसको हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। जी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कई सारी वजह होती हैं, जिसमें से कॉमनेस्ट वजह यही है सेल्फ मेडिकेशन, जो मैंने बताया, लोग खुद से जाकर दवाई खा लेते हैं। केमिस्ट वाले ने एक एंटीबायोटिक दे दिया, अब हो सकता है उसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत ही नहीं थी, बेवजह उसने 3 दिन एंटीबायोटिक खा लिया, या फिर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया एंटीबायोटिक, डॉक्टर ने कहा था 3 दिन खाना है, आपको दूसरे दिन ठीक लगने लगा, आपने दवाई बीच में छोड़ दी। कुछ भी बैक्टीरिया था वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस हो गया, जी। अगली बार वो एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करेगी। प्रॉपर कोर्स नहीं करते हैं हम,
इसीलिए दिन ब दिन हमें और हायर एंटीबायोटिक की, बहुत कॉमनेस्ट चीज़ों के लिए हायर एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ने लगी है। और ये मैं रिसर्च कर रहा था दर्शकों, मैं आपको खास करके बता दूं, मैंने एक अच्छे वेबसाइट से ये चीज़ें रिसर्च करी हैं और उसमें साफ बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही एक ऐसा देश है जिसकी लगातार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है और वो लगातार इससे पीड़ित हो रहे हैं। मैं इसे सिंपल भाषा में कहना चाहूँ सर, तो पहले अगर आपको 500 mg से ठीक हो जाता था तो अभी आप 1G की तरफ बढ़ गए। जी बिल्कुल, बात ठीक है। देखिए, हम हेल्थ के मामले में इंडिया का नाम सबसे ऊपर हमेशा नेगेटिविटी में ही आता है जी। उसके पीछे अब जैसे डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, डायबिटीज़ के सबसे ज़्यादा मरीज़ इंडिया में हैं। जी बिल्कुल, मुझे पॉपुलेशन ही ज़्यादा है तो मरीज़ भी ज़्यादा हैं। हाँ मैंने ये रिसर्च किया, उसमें बोला सीधे एक वर्ड यूज किया था, मतलब मुझे काफ़ी खराब लगा कि बहुत बड़ा मार्केट इंडिया होने जा रहा है डायबिटीज ड्रग्स का। यस, दिस इज़ ट्रू। अब वो मार्केट तो देखिए, फार्मा कंपनीज की तो क्या है, दवाइयाँ बिकेंगी ही, जितने ज़्यादा मरीज होंगे उनकी उतनी ज़्यादा दवाइयाँ बिकेंगी। मैंने बताया ना आपको, डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ मरीज इंडिया में है। इंडिया में हमारा लाइफस्टाइल ख़राब है, वो तो है ही, हमने सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। पहले लोग सुबह जल्दी उठते थे, व्यायाम करते थे, सारे लोग काम पे जल्दी जाते थे, रात को जल्दी सोते थे, हमने सारा कल्चर ख़राब कर लिया है अपना। सर ये पहले मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए जो खासकर यंग जनरेशन है और ये जो अभी आपने बताई कि डायबिटीज़ को लेकर कैपिटल बन चुका है हमारा देश, उसके लिए हमारे दर्शकों को कुछ आप सलाह दें। देखिए, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो होना ही है, मेरे मम्मी को है, पापा को है, अब तो हेरिडिटरी हो गया है। मगर ऐसा नहीं है। अगर आपके फादर को 50 साल की एज में हुआ था तो आपको 30 में क्यों हो? अगर दादाजी को 60 साल की उम्र में हुआ था तो आपको 25 में क्यों हो? आप ये हार मान के बैठे हैं कि नहीं मुझे तो होना ही है तो मैं अब इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। जेनेटिक्स एक रोल प्ले करता है, बट आपकी फिजिक्स, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपके खाने पीने का पैटर्न, आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, आपकी लाइफ में स्ट्रेस कितना है, आपका डेली रूटीन कैसा है, कितने घंटे सोते हैं, कितने घंटे जागते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर लेंगे तो अभी भी हम लाइफस्टाइल डिसीजेस से बच सकते हैं। सर हम लोग यहाँ आए थे थर्ड वेव को लेकर, तो मैं चाहता हूँ कि कोरोना के एहतियातन के तौर पे जो थर्ड वेव आ रही है उसके लिए हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए, कैसे उस थर्ड वेव के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। देखिए, मैं यही कहूँगा, पहले भी हम बात कर चुके हैं, पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को टीका लगवाएं। जहाँ भी लगता है, जैसे भी लगता है, आपको फ्री वाला लगता है फ्री वाला लगवाएं, पेड वाला लगता है पेड वाला लगवाएं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेंटर्स पे रखा हुआ है, आप जाकर ज़रूर टीका लगवाएं। टीका लगने के बाद भी कोई ये ना सोचे कि अब मुझे कोविड नहीं हो सकता। टीका बस इतना ही करेगा कि अगर टीका लगने के बाद भी आप कोविड की चपेट में आए हैं तो बस सिम्टम्स आपको सीवियर नहीं होंगे, आपको एडमिट होने की ज़रूरत शायद ना पड़े, आपको आईसीयू की ज़रूरत ना पड़े, आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत ना पड़े, मगर हो सकता है कोविड। फिर भी एहतियात ज़रूरी है। टीका लगवाने के बाद भी अवॉइड करें, बहुत क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना है, अपना हाइजीन मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। हमेशा कोशिश करें कि जब भी बाहर जाएं मास्क लगा कर जाएं, अपने हाथ बार बार साफ़ करें, सैनिटाइज़ करें। यही चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जब तक हम पूरी तरीके से काबू नहीं पा लेते हैं इस बीमारी के ऊपर। ये एक ऐसा दुश्मन है जो आंखों से नज़र नहीं आता, और ऐसा दुश्मन ज़्यादा ख़तरनाक होता है। थैंक यू। और ये दुश्मन जो है आपका लगातार बहरूपिया है, नया नया रूप बदल रहा है, नए नए म्यूटेंट आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि सर इस म्यूटेंट के बारे में भी थोड़ी जानकारी दें। वायरस कोई भी म्यूटेट होता है, जो नॉर्मल फ्लू वायरस है वो भी म्यूटेट होता है। वायरस की ये आप ये कहें कि उसका एक नेचर है म्यूटेट होना, जो अगला आएगा उससे अलग आएगा, अगला आएगा उससे अलग आएगा, और इसीलिए टाइम लगता है किसी भी वायरल डिसीज़ के अगेंस्ट हमें वैक्सीन बनाने में, इसीलिए टाइम लगता है। आपने सुना होगा लोग कह रहे हैं कि अब जो नया वेरिएंट है ये वैक्सीन उतना उस पर कारगर नहीं है, बट ऐसा नहीं है, कुछ तो कारगर है। हमारे पास बहुत प्रॉपर आंकड़े नहीं हैं अभी, मगर फिर भी जहाँ पे भी जो भी स्टडीज़, जो भी रिसर्च हुए हैं उसमें ये देखा गया है, हाँ वैक्सीन्स कुछ वेरिएंट्स पे अभी भी अच्छा कारगर है। और अभी हमें ये उम्मीद नहीं हारनी है कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे साइंटिस्ट बहुत मेहनत कर रहे हैं इस बीमारी पर काबू पाने के लिए। तो निराश ना हो दोस्तों, बस अपनी तरफ से एहतियात जो भी ज़रूरी है वो करते रहें। तो
एहतियात जरूरी है अगर आपको कोरोना से बचना है। साथ ही जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते थे हमने डॉक्टर नदीम अहमद सर से पूछे, बिल्कुल इनकी बात को फॉलो करें। मैंने फिटनेस को लेकर सवाल पूछा, डायबिटीज को लेकर सवाल पूछा और कोरोना को लेकर भी मैंने पूरी बातें इनसे पूछी। अगर आप किसी पर्सनल कंसल्टेंट करना चाहते हैं सर के साथ तो सर का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।